नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जलान और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो लेक्चर में। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे प्रॉपर्टीज किसका, तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 जिसे हम लोग ऑक्सीजन फैमिली का भी मेंबर बोलते हैं। लेकिन ये वाला जो वीडियो है ये दरअसल दूसरा हिस्सा है इस सीरीज का, और इसका पार्ट 1 जो है उस पार्ट 1 का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, वहां जाओ आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 का लिंक आप लोग देख सकते हैं। पार्ट 1 देखना जरूरी भी है क्योंकि पार्ट 1 में मैंने कई सारे प्रॉपर्टीज के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, जैसे कि आप लोग को डेंसिटी के बारे में मैंने बताया था, साथ ही साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 के बारे में मैंने बताया था, आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बताया था जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के बारे में भी हम लोगों ने जाना था, और इन चीजों के साथ साथ एटॉमिक साइज के वेरिएशन को भी हम लोगों ने देखा था, और इन चीजों के साथ साथ हम लोगों ने मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन जो कि कौन सा एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 कैसे कैसे मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, और उन सबों को गहराई से देखा था कि उस तरह के टॉपिक पर कैसा कैसा क्वेश्चन आईआईटी जेईई और मेडिकल में बन सकता है, उन सबों के बारे में डीपली मैंने देखा था। तो वहां पर आप लोग जाकर पार्ट 1 में इन सारे चीजों को अच्छे से समझ सकते हो। बच्चों, इस वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग कई और सारे प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, जैसे एलोट्रोपी, कैटिनेशन वगैरह वगैरह वगैरह। तो उन सारे प्रॉपर्टीज को भी देखना और समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और उन चीजों के बारे में हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने जा रहा हूं ऑक्सीडेशन स्टेट की ग्रुप 16 के जो एलिमेंट होते हैं वो किस तरह से अलग अलग तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं। तो ग्रुप 16 में है कौन कौन सा एलिमेंट बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, इतना सारा एलिमेंट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन की। अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन एक से अधिक कई तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट में रह सकता है। वो कौन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ऑक्सीजन का, तो जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज -2। ये जो है मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ किसका, ऑक्सीजन का। यानी कि ऑक्सीजन सामान्य रूप से -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, और अगर ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहे तो उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, ऑक्साइड। और इस ऑक्साइड का कई सारा एग्जांपल होता है, जैसे H2O, CaO, Na2O, CaSO4। जहां भी आप लोग ऑक्सीजन को सामान्य तौर पर देखोगे वहां पर ऑक्सीजन जो है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, वो हमेशा -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। ऐसा बहुत सारा एग्जांपल है। अब -2 के अलावे ऑक्सीजन और भी तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, जैसे कि हम लोग बात करें ऑक्सीजन के और ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी रहता है। तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहता है इसमें ऑक्सीजन को हम लोग बोलते हैं पेरोक्साइड। जैसे कि -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हम लोग ऑक्साइड बोलते थे, अगर ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन के बजाय -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में किसी कंपाउंड में रहा तो वहां पर ऑक्सीजन को हम लोग क्या नाम दे देंगे बच्चों, पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड का भी बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है। क्या क्या एग्जांपल हो सकता है पेरोक्साइड का, आप लोग जानो, H2O2, BaO2, Na2O2, और भी है CrO5 एटसेट्रा। ऐसा बहुत सारा एग्जांपल है जहां पर ऑक्सीजन जो है -2 के अलावे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी रहता है। अगर हम लोग -1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावे ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो वो होता है -1/2, जो कि सुपर ऑक्साइड में रहता है। ऐसा ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर ऑक्सीजन रहे तो उसे हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों, इसे हम लोग सुपर ऑक्साइड बोलते हैं। और इसका भी कई सारा एग्जांपल हो सकता है, KO2, RbO2, CSO2 एटसेट्रा। ऐसा कई सारा एग्जांपल होता है जहां पर कि ऑक्सीजन -1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसके अलावे ऑक्सीजन +1 मतलब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में भी हो सकता है, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी हो सकता है। लेकिन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का एग्जांपल एक एक ही है। ये ऑक्सीजन अगर फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाएगा O2F2 तो यहाँ पर ऑक्सीजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और फ्लोरीन के साथ अगर कंपाउंड बनाता है ऑक्सीजन OF2 तो यहाँ पर ऑक्सीजन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। जैसा कि बच्चों आप लोग यहाँ देख रहे हो कि ये दो कंपाउंड जो है, इन दोनों कंपाउंड में ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जबकि सामान्य तौर पर ऑक्सीजन अलग अलग तरह के कंपाउंड में निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। तो अगर ऑक्सीजन यहाँ पर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इस दोनों कंपाउंड को हम लोग ऑक्साइड नहीं बोल सकते हैं, यानी कि यहाँ लिखना जरूरी है, दिस कंपाउंड्स आर नॉट कॉल्ड ऑक्साइड। इसे हम लोग ऑक्साइड बोलते हैं कि नहीं, इन सारे कंपाउंड को नॉट कॉल्ड ऑक्साइड बट
दे आर कॉल्ड, इन सबों को दे आर कॉल्ड फ्लोराइड्स, यानी कि इन सबों को ऑक्साइड नहीं बोल सकते हैं, फ्लोराइड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इन सबों को हम लोग फ्लोराइड? तो ये भी जानो कि अगर कोई बाइनरी कंपाउंड है, बाइनरी कंपाउंड किसे बोलते हैं? जहां पर कि एक से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड मौजूद है। यहाँ पर सॉरी, बाइनरी कंपाउंड किसे बोलते हैं? वो सारा कंपाउंड जिसमें एक से अधिक एलिमेंट मौजूद है, या और वो दो एलिमेंट है, सॉरी, तो वैसा कंपाउंड जिसमें दो एलिमेंट हो और दो एलिमेंट से मिलकर कोई कंपाउंड बना है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी कंपाउंड। जैसे कि यहाँ पर भी देख रहे हैं हम लोग O2F2 या OF2 बाइनरी कंपाउंड है, क्योंकि इसमें दो एलिमेंट है। जैसे कि आप लोगों से पूछा जाए कि O2 बाइनरी कंपाउंड है क्या? हाँ है। RbO2 है क्या? बाइनरी कंपाउंड है। CrO5 है क्या? बाइनरी कंपाउंड बिल्कुल है। लेकिन CaSO4 जैसे बोलेगा, CaSO4 वगैरह, क्या ये बाइनरी कंपाउंड है? नहीं, क्योंकि इसमें तीन तीन एलिमेंट मौजूद है। तो वहां यहां पर बात कर रहे हैं कि अगर कोई बाइनरी कंपाउंड है तो उसमें वो एलिमेंट जो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उसी के नाम के आगे ID लगता है। तो यहाँ ऑक्सीजन तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में, इस वजह से यहाँ पर इसे हम लोग क्या नाम देंगे? फ्लोराइड, ना कि ऑक्साइड। ये क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को कि व्हाई O2F2 एंड OF2 आर कॉल्ड फ्लोराइड्स इंस्टीड ऑफ ऑक्साइड। तो ये सब कुछ आप लोग वहां पर अच्छे से बना लेना। ओके, तो यहां पर समरी के रूप में अगर हम लोग देखें तो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का क्या क्या पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगा, तो वो आप लोग क्या क्या जवाब दोगे? -2 सामान्य तौर पर, इसके अलावे -1 जो कि कहाँ रहता है? पेरोक्साइड में। -1/2 ये कहाँ रहता है? सुपर ऑक्साइड में। और 0 भी, अगर ऑक्सीजन फ्री स्टेट में रहे तो वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा ऑक्सीजन का? 0। और इसके अलावे +1 और +2 में ये रहता है कहाँ? फ्लोराइड्स में। ये दो एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट है, और इन दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट पे क्वेश्चन वही बनता है कि व्हाई OF2 एंड O2F2 आर नॉट कंसिडर्ड एज ऑक्साइड बट दे आर कॉल्ड फ्लोराइड। तो ये इसका जवाब आप लोग मेरे ख्याल से आसानी से दे दोगे। अब जो यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि ऑक्सीजन का अलग अलग कंपाउंड दे देगा और आप लोगों को पूछेगा कि वहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो वो तो एक्चुअली क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन जो बनता है, इस तरह का क्वेश्चन एक्चुअली रिडॉक्स रिएक्शन का। लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए कि ये KO2 आप लोगों को दे दिया और बोलेगा कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आप लोग निकालो, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है। जैसे पोटेशियम है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होगा, और ऑक्सीजन का X मान लेते हैं तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? दो ऑक्सीजन है तो +2X = 0। तो बताओ तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ जाएगा? x = -1/2 आ जाएगा ना। इस तरह से हम लोग जान गए कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ये पेरोक्साइड नहीं सुपर ऑक्साइड है। ठीक है, ऐसा ही और भी कंपाउंड आप लोगों को मिल जाए। BaO2, यहाँ पर ऑक्सीजन का अगर पूछा जाए तो बैरियम भी अल्कलाइन अर्थ मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होता है। तो कितना होता है? ग्रुप 2 का मेंबर है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा, और साथ में ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन है तो इसका हम लोग x मान लेते हैं, तो दो ऑक्सीजन है तो 2x = 0। तो यहाँ पर देखो तो x का वैल्यू कितना आया? -1 आया। तो इस आधार पर ये क्या है? पेरोक्साइड, यानी कि BaO2 इज पेरोक्साइड और KO2 इज सुपर ऑक्साइड। इसके अलावा भी कई तरह का क्वेश्चन मिलता है, जो कि ओजोन इसका एक कॉमन एग्जांपल है। बोलेगा ओजोन में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो आप लोग जवाब दोगे 0, क्योंकि ओजोन जो है ना एलिमेंटल स्टेट ही कहलाएगा ऑक्सीजन का, और एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है बच्चों? 0। इन चीजों के अलावे और भी क्वेश्चन बनता है इन ऑक्साइड्स वगैरह पर। वो कैसा क्वेश्चन बनता है उसे हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में आप लोगों को दिया रहेगा O2+, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन दिया रहेगा O2-, O2 और O पर 2-, और साथ में O2 ऐसा दे देगा। तो ऑक्सीजन यहाँ पे देखो कई तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट में। O2 जो है, ये जो आप लोगों को O2 नजर आ रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। O2 जो है ये सामान्य रूप से डाइऑक्सीजन है। ये जो O2- है, दिस इज एक्चुअली ऑक्साइड, ठीक है ना, ये ऑक्साइड है। तो इन दोनों को तो हम लोग देख लिए। अब इन तीनों को देखते हैं, ये तीनों है क्या। O2+ एक अलग तरह का कंपाउंड है, उसको हम लोग देख लेते हैं। O2- जो है, दिस इज एक्चुअली सुपर ऑक्साइड। ये जो है ना, ये सुपर ऑक्साइड, और O2 जो है ये परऑक्साइड है। बोलो कैसे पता चल गया? तो देखो O2 पर पावर माइनस है, O2 पर पावर माइनस में दो ऑक्सीजन पर चार्ज है -1, तो एक ऑक्सीजन पर चार्ज कितना हो जाएगा? -1/2 हो जाएगा ना। -1/2 अगर ऑक्सीजन पर चार्ज रहे तो उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? सुपर ऑक्साइड। इसी तरह यहाँ दो ऑक्सीजन पर -2 है, तो एक ऑक्सीजन पर कितना हो जाएगा बच्चों? -1, और -1 ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ रहता है बच्चों? परऑक्साइड में। तो इस तरह से हम लोग काउंट करते हैं। और इन चीजों को दोबारा से अगर हम यहाँ पर लिखें तो आप लोग देखो, ये है O2+, ठीक है, ये जो है O2- है,
ये जो है O2 2 माइनस है, और ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये है O2। या इसे दूसरे पेज में लिखते हैं, एक मिनट रुक जाओ आप लोग, यहाँ पर दोबारा से लिख रहे हैं हम उन्हीं चीजों को। देखो यहाँ फुल पेज में लिख रहे हैं, उन चीजों को समझना। ये है O2 प्लस, ठीक। ये जो है O2 पहले लिख देते हैं, फिर लिख देते हैं O2 माइनस और O2 2 माइनस। याद है ना, ये दोनों जो है ये पेरोक्साइड है और ये सुपर ऑक्साइड है, ठीक है। अब इन सबों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो हम लोग लिख रहे हैं वो किस आधार पर लिख रहे हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर। आप लोग देखो यहाँ ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 8, 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो गया? 8 दूनी 16 में एक प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, 15। 15 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s s2, सिग्मा 2pz2। अब इसके बाद पाई 2px2, पाई 2py2। उसके बाद क्या होगा जल्दी जल्दी बताओ, इसके बाद नीचे लिख देते हैं पाई 2px1 एस्टेरिस्क, पाई 2px एस्टेरिस्क 1 और पाई 2py एस्टेरिस्क 0। देखो तो 15 इलेक्ट्रॉन हो गया है शायद, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 2 12 13 14 1 15 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इसी तरह O2 का लिखते हैं तो O2 का क्या होता है? सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s एस्टेरिस्क 2, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s एस्टेरिस्क 2, सिग्मा 2pz2 पाई 2px2, पाई 2py2, पाई 2px एस्टेरिस्क 1 और पाई 2py एस्टेरिस्क 1, ठीक है। इसी तरह इसी तरह हम लोग लिख देते हैं O2 माइनस का, जिसमें क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16 17 इलेक्ट्रॉन है। 17 इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s एस्टेरिस्क 2, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s एस्टेरिस्क 2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2, पाई 2py2। उसके बाद पाई 2px एस्टेरिस्क 2 और पाई 2py एस्टेरिस्क 1, ठीक है ना। तो यहाँ 17 इलेक्ट्रॉन हो गया और इसमें 2 माइनस है मतलब 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उसे लिखते हैं सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s एस्टेरिस्क 2, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s एस्टेरिस्क 2, सिग्मा 2pz2। उसके बाद पाई 2px2, पाई 2py2। उसके बाद है नीचे पाई 2px एस्टेरिस्क 2, पाई 2py एस्टेरिस्क 2। अब इन सबों का हम लोग निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है ना। तो इसमें पहले वाले में आप लोग बताओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितना है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 2, एस्टेरिस्क वाले को एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं और बिना एस्टेरिस्क वाले को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन हम लोगों को दिख रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 10 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितना हो जाएगा? एस्टेरिस्क वाले में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 और नीचे आके 1, तो ये कुल मिलाकर 5 इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग में। यहाँ पर आप लोग उसी तरह से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन निकालो और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन निकालो। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में और एंटी बॉन्डिंग में कितना है? 2 2 4 5 1 6, 6 इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग में। क्लियर हुआ? वैसे ही यहाँ पर बताओ बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में, और एंटी बॉन्डिंग में यहाँ पर गिनती करोगे ना तो ये 7 आएगा। इसी तरह यहाँ से बॉन्डिंग में 10 है और एंटी बॉन्डिंग में गिनती करोगे ना तो वो आ जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब जब इलेक्ट्रॉन की संख्या आ ही गई है, अब हम लोग क्या निकालते हैं? बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बच्चों, अगर आप लोगों को याद हो थोड़ा थोड़ा, तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू होता है, यहाँ पर अलग अलग हम लोग निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू NB माइनस Na/2, यही ना होता है बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला अपने को पता है, तो बॉन्ड ऑर्डर जब निकल ही गया है तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं NB कितना है? 10 माइनस 5/2 इज इक्वल टू 2.5। तो ये आ गया बॉन्ड ऑर्डर पहले वाले केस में। दूसरे में बॉन्ड ऑर्डर सीधे हम लोग लिख देते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वल टू 2। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया बच्चों? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 10 माइनस 7/2 इज इक्वल टू 1.5।
इसी तरह यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर अगर हम लोग निकालेंगे, दिस इज 10 माइनस 8/2 दैट इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग जगह पर बॉन्ड ऑर्डर हम लोग निकाल चुके हैं। अब यही जो इन सबों का बॉन्ड ऑर्डर मैंने निकाला, इन सारे बॉन्ड ऑर्डर को मैं यहाँ पर नीचे लिख दे रहा हूँ सबका अलग अलग। देखो यहाँ ये था O2 प्लस, इसके बाद था O2, उसके बाद मैंने लिख रखा था O2 माइनस, और उसके बाद मैंने लिख रखा था O2 2 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका बॉन्ड ऑर्डर आया था, इसका बॉन्ड ऑर्डर आया था 2.5, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आया था दिस इज 2, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आया था 1.5, और इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आया था दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, बॉन्ड ऑर्डर हम लोगों को कुछ इस तरह से आया। तो बताओ इन चारों में बॉन्ड ऑर्डर का वेरिएशन किधर बढ़ते चले जा रहा है? आप लोगों को अगर ध्यान में देखो और समझने की कोशिश करो तो बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू इधर बढ़ रहा है। ठीक है, और बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है ना, तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होने पर बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ते चले जाता है। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी जो है वो भी ज्यादा होते चले जाएगा। क्लियर है? क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पर याद रखो बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। सही है, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। बॉन्ड एनर्जी क्यों ज्यादा हो जाता है? दरअसल बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर का मतलब समझो कि एवरेज नंबर ऑफ बॉन्ड इन बिटवीन द टू एटम्स। यहाँ पर दो एटम जो है ना ऑक्सीजन का, उसके बीच यहाँ पर मान लेते हैं 1.5 2.5 बॉन्ड है। यहाँ पर O2 में कितना बॉन्ड है? 2 बॉन्ड है। यहाँ 1.5 बॉन्ड है, और यहाँ दो ऑक्सीजन एटम के बीच 1 बॉन्ड है। वाजिब है, यहाँ 1 बॉन्ड है तो वो कमजोर बंधन होगा, इसलिए बॉन्ड एनर्जी कम, और यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, इसीलिए इसे बॉन्ड एनर्जी के साथ साथ हम लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं। यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी भी बोल सकते हैं या बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं। और बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होगा। बॉन्ड लेंथ की अगर बात करें तो ये उल्टा हो जाता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए O2 प्लस, O2 माइनस या O2 2 माइनस, याद रखना ये परऑक्साइड है और ये क्या है? सुपर ऑक्साइड। तो इन चीजों के बारे में अगर पूछा जाए तो बॉन्ड लेंथ जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ऐसा क्यों? क्योंकि बॉन्ड लेंथ जो होता है वो बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा रहेगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। अब यहाँ पर पूछा था ना कि इन सब में कौन पैरामैग्नेटिक है और कौन डायमैग्नेटिक है। तो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख के ही पता चलेगा। देखो यहाँ पर यदि हम लोग गौर से देखें तो आप लोग गौर कर रहे होंगे कि O2 प्लस में 2 2 2 2 2 2 2 हर जगह पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पर आप लोग गौर करो 1 है, यानी कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये क्या हो गया? पैरामैग्नेटिक। O2 में 2 2 2 2 2 2 2 एक एक, यहाँ पर दो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें जहां पर रहेगा वो पैरामैग्नेटिक होगा। यहाँ देखो 2 2 2 2 2 2 2 पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड, लेकिन यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गया। इसी तरह यहाँ पर आप लोग देखो 2 2 2 2 2 2 2 2 2 हर जगह दो दो इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस वजह से O2 2 माइनस इज डायमैग्नेटिक। तो वही चीज मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ। तो ये जो है दिस इज पैरामैग्नेटिक। सही है ना, तो ये भी क्या है? दिस इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक। ये जो है दिस इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक, लेकिन O2 2 माइनस जो है दिस इज एक्चुअली डायमैग्नेटिक। सही है ना। तो आप लोगों से कभी पूछा जाए कि O2 2 माइनस जो यानी कि पेरोक्साइड जो है वो पैरामैग्नेटिक होता है कि डायमैग्नेटिक? डायमैग्नेटिक। जैसे कि H2O2 बोलेगा पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, सिंपली डायमैग्नेटिक। BaO2 पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। Na2O2 डायमैग्नेटिक, क्योंकि ये सब जो है ये सब का सब पेरोक्साइड है। लेकिन अगर आप लोगों से पूछा जाए KO2 तो ये सुपर ऑक्साइड है, RbO2 ये सुपर ऑक्साइड है, ये सब का सब क्या होगा? ये सब का सब पैरामैग्नेटिक होगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ क्वेश्चन होता है, इन सारे क्वेश्चंस को समझना होता है और बनाना होता है। अब हम लोग नेक्स्ट मेंबर्स पर आते हैं। तो यहाँ पर इस ग्रुप में बहुत सारा मेंबर था, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ठीक है ना। तो ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन किस किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? -2 -1 -1/2 0 +1 और +2, ये दोनों एक्सेप्शनली सिर्फ फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाएगा। सल्फर किस किस ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड आता है? -2 सामान्य तौर पर
कब? जब अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ बना है। -1 में सल्फर का एक आध कंपाउंड देखने को मिल जाता है, 0 तो रहता ही है फ्री स्टेट में, और इसके साथ साथ ये +2 +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाएगा। सेलेनियम भी उसी तरह -2 0 +2 +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाएगा। टेलुरियम भी उसी तरह -2 0 +2 +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाएगा। पोलोनियम चूंकि मेटेलिक कंपाउंड है, सॉरी मेटेलिक एलिमेंट, और मेटल कभी निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में रह नहीं सकता है, इस वजह से ये -2 में तो नहीं रहता है, फ्री स्टेट में रहेगा तो 0 में तो रहेगा, और इसके अलावा +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाता है। +6 में नहीं बना पाता है क्योंकि +6 तक एक्साइटेशन जो होता है वो नहीं हो पाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ f ऑर्बिटल इन पोलोनियम, जिसका कि शिल्डिंग जो होता है सबसे ज्यादा इनइफेक्टिव होता है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर ऑक्सीजन वाला ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोगों ने क्लियरली समझा। यहाँ पर सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम में ये जो हम लोग देख रहे हैं -2 और -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो -1 तो सिर्फ सल्फर में, अदरवाइज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट किस आधार पर होता है? क्योंकि इन सारे एलिमेंट के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है ना, इन सारे एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर किसी से लेगा तो उस स्थिति में ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाएगा। जैसे कि Na2S में सल्फर से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है सोडियम, तो उस परिस्थिति में सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर को दिया होगा, तो वहां पर सल्फर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाएगा। ओके स्टूडेंट, यानी कि अगर अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अगर सल्फर रहा, जैसे SCl2 है, ठीक है ना, तो यहाँ पर सल्फर अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ है, तो उस स्थिति में ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर -2 का तो कॉन्सेप्ट पता चल गया। अब जो है ये +2 +4 +6 और कुछ नहीं, ये +2 +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या राज है, उसे बच्चों हम लोग एक एक करके देखते हैं। ठीक है ना, तो ये सब कुछ जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर हम लोग समझ सकते हैं। ये सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख रहे हैं ग्राउंड स्टेट में, सल्फर का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो सल्फर का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? नियॉन, नियॉन के बाद 3s2 3p4, समझना, और साथ में है 3d0, सल्फर में d ऑर्बिटल आता है, तो यहाँ पर 3s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p4 में बताओ तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 3p4 में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, और d ऑर्बिटल जो है यहाँ पर सल्फर का, वो d ऑर्बिटल वैकेंट है, दिख भी रहा होगा यहाँ जो d ऑर्बिटल 1 2 3 4, ये d ऑर्बिटल वैकेंट है। ठीक है, इसी तरह अब हम लोग देखते हैं सल्फर को के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हैं। ठीक है, देखना ये एक्साइटेड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट, यहाँ पर जो फॉस्फोरस सॉरी p ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है उसका एक इलेक्ट्रॉन हम लोग जंप कराते हैं ऊपर, तो यहाँ क्या होगा? देखो नियॉन 3s2 तो अपने जगह पर है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये ऊपर जंप किया, तो यहाँ पर है 3p4, तो 3p4 हम लोग लिख लेते हैं पहले। तो 3p4 से एक इलेक्ट्रॉन, अभी क्या देखें हम लोगों ने कि 3p4 से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर गया ऊपर, तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे जंप किया तो अब 3p3 बचा ना, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन बचा, तो और एक इलेक्ट्रॉन जो ऊपर जंप कर गया वो कहाँ आ गया है बच्चों? 1 2 3 4, वो d ऑर्बिटल में आ गया, तो इस वजह से ये 3d1 कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अब हम लोग सल्फर को और भी एक्साइट करें, एक्साइटेड स्टेट और भी एक्साइट करें, क्योंकि यहाँ पे एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी वैलेंस शेल में बचा हुआ है, तो उसे भी हम लोग ऊपर जैसे जंप करवा देंगे, तो 3s1 हो जाएगा कि s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 3p3, ठीक है ना, 3p3, उसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, 1 2 3, और यहाँ पर 3d में एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से था, अब ये इलेक्ट्रॉन भी जंप करके यहाँ पर आ गया, देखते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन अब हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? 3d2। ठीक, अब समझना कि यहाँ पर ये जो पहला वाला केस है, इस पहला वाला केस में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 1 और 1, तो यहाँ पर बताओ तो अनपेयर्ड, यहाँ पर देखो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कितने हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप लोगों को नजर आ रहा होगा 2, और जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंसी दरअसल वही होता है, और 2 वैलेंसी के साथ यहाँ पर सल्फर किस तरह का कंपाउंड बनाएगा? SF2 टाइप।
ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर अब देखो 1 2 3 4 हो गया, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इस आधार पर वैलेंसी जो है इस कंपाउंड का, यहाँ पर सल्फर का, वो भी कितने के बराबर होगा, 4 के बराबर। इस वजह से सल्फर यहाँ पर SF4 टाइप का कंपाउंड बनाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जो सल्फर में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो कुल मिलाकर हो गए 6। तो इस आधार पर वैलेंसी जो है वो सल्फर का कितना होगा, यहाँ पर 6। और ये किस तरह का कंपाउंड बनाएगा, SF6 टाइप का कंपाउंड। और यहाँ पर सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। आप लोग देख लो, फ्लोरीन का -1, तो 2 फ्लोरीन है तो इस आधार पर सल्फर का +2। या उसी तरह से यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग गौर करोगे तो ये कितना होगा, +4। और यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +6। इसी तरह से टेलुरियम और सेलेनियम जो होता है वो भी +2 के साथ साथ +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम +2 +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्सीजन क्यों नहीं +4 और +6 में जाता है। तो इसका वजह होता है कि ऑक्सीजन में वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा नहीं। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल है तभी तो इसका इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर गया। अदरवाइज अगर ये वैकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करे तो मैक्सिमम वैलेंसी कहां तक जाएगा, 2 तक ही जाएगा। तो वैलेंस सेल में जो वैकेंट डी ऑर्बिटल रहता है उसकी वजह से सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम जो है अपना वैलेंसी भी एक्सपेंड कर पाता है और अपना ऑक्सीडेशन स्टेट भी ऊपर ले जा पाता है। लेकिन ऑक्सीजन में चूंकि वैकेंट ऑर्बिटल होता नहीं है, इस वजह से ऑक्सीजन जो है वो +4 +6 वगैरह ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाता है कि नहीं बनाता है, नहीं बनाता है। अब बच्चों हम लोग आते हैं एलिमेंटल स्टेट पर। अब जो हम लोग नया प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं उस नया प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है, एलिमेंटल स्टेट। एलिमेंटल स्टेट में सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन एलिमेंटल स्टेट में 2 तरह से रह सकता है, O2 के रूप में, O3 के रूप में। O3 कंपैरेटिवली अनस्टेबल होता है तो O3 की बात ही नहीं करते हैं। तो ऑक्सीजन सामान्य तौर पर O2 के स्थिति में रहता है। और O2 के रूप में वो इस वजह से भी रह सकता है क्योंकि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, और दूसरे ऑक्सीजन के भी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये लगातार 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, है ना। और इस तरह से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और जहां पर हम लोग देखते हैं कि इस तरह से O2 का स्ट्रक्चर रहता है और हर एक ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट भी पूरा कर चुका रहता है। लेकिन बाकी सारे एलिमेंट की बात करें, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, इन सारे एलिमेंट में इन सबों की साइज बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से ये सब पाई बॉन्ड बनाने में सक्षम नहीं होता है। तो ऑक्सीजन तो पाई बॉन्ड बना लिया, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि ये एक बॉन्ड सिग्मा है और एक बॉन्ड जो है वो क्या है, पाई। लेकिन बाकी सारा एलिमेंट यानी कि सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम वगैरह, ये सब पाई बॉन्ड बनाने में सक्षम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इन सबों का साइज बहुत ज्यादा होता है। तो साइज बड़ा होने की वजह से पाई बॉन्ड नहीं बना पाता। इस बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन टॉपिक में देख लिया है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम वगैरह पाई बॉन्ड नहीं बनाता है। पोलोनियम को हम लोग ऐसे ही एक्सक्लूड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि पोलोनियम मेटल है और ये मेटेलिक क्रिस्टल के रूप में रहेगा, वो भी रेडियो एक्टिव शॉर्ट लाइव्ड होता है, तो वो इसको भी हम लोग एक्सक्लूड कर दिए। तो सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम जो है वो सबों के वैलेंस शेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन है। इन सबों के वैलेंस शेल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? सब में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए सब लोग का वैलेंसी 2 यानी कि सब लोग 2-2 शेयरिंग करेगा। तो आपस में 2 एटम शेयरिंग करके इस तरह से S2 Se2 जैसे S2 है, Se2 है, T2 जैसा कंपाउंड ये बना पाता है कि नहीं बना पाता? नहीं, क्योंकि ऐसा कंपाउंड बनाने के लिए उसे पाई बॉन्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। इस वजह से ये सब क्या करता है, सिंगल बॉन्ड बना के एसिड टाइप के स्ट्रक्चर में रहता है। एसिड जो है इसे हम लोग पकड़, PUCKERE, पकड़ रिंग टाइप स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है ना। ये सब का सब कौन कौन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, और इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल पकड़ रिंग लाइक स्ट्रक्चर सल्फर का होता है, बाकी सबका कंपैरेटिवली अनस्टेबल होता है। अगर इन चीजों का आप लोग ध्यान से देखो कि ये पकड़ रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता कैसे है, तो एक सल्फर दूसरे सल्फर से बॉन्ड बनाएगा, ये फिर तीसरे सल्फर से बॉन्ड बनाएगा, फिर ये चौथे सल्फर से बॉन्ड बनाएगा, फिर ये 5वें सल्फर से बॉन्ड बनाएगा, और फिर ये 6ठे सल्फर से बॉन्ड बनाया, फिर ये 7वें सल्फर से बॉन्ड बनाया, फिर ये 8वें सल्फर से बॉन्ड बनाया, और फिर ये 8वां सल्फर आपस में इस तरह से जुड़ गया। तो ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये दरअसल प्लानर नहीं है, ये नॉन प्लानर है। क्यों?
क्योंकि यहां पर आप लोग देखोगे हर एक सल्फर को, किसी भी सल्फर को देखोगे तो सबके पास दो दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, ये दो दो इलेक्ट्रॉन है, और दो दो इलेक्ट्रॉन, दो दो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के वजह से ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक सल्फर को आप लोग ध्यान से देखो, एक सल्फर दो बॉन्ड पेयर बनाया है और दो लोन पेयर है, तो वो दो लोन पेयर इन दो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, जिस वजह से हर एक सल्फर एटम के अबाउट ये बैंड स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और ये एक प्लेन में है भी नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो ये sp3 हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज मतलब ट्रायंगुलर, सॉरी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रहेगा, जिसमें दो जगह पर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और दो जगह पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस वजह से ये Ac8 Te8 ये सब का सब जो है कैसा स्ट्रक्चर होगा, नॉन प्लानर, और इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं पकड़ रिंग लाइक स्ट्रक्चर। और इसमें हर एक सल्फर एटम या सेलेनियम एटम या टेलुरियम एटम का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होता है, sp3। अगर पूछा जाए यहाँ टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस स्ट्रक्चर में कितने होते हैं, तो क्या जवाब दोगे? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16। और टोटल बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं आप लोग देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 16। क्लियर है? तो यहां पर हम लोग देख लें कि एसिड का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अब जवाब होता है, क्वेश्चन ये होता है कि एलिमेंटल स्टेट में हम लोगों ने जाना कि ऑक्सीजन O2 के रूप में रहता है और बाकी सब Ac8 Te8 इस तरह से रहता है, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो होगा इसी वजह से ऑक्सीजन का बहुत कम होता है, O2 है, और बाकी क्या है, सॉरी और बाकी क्या है कि सल्फर है Ac8 Te8, ठीक है ना। तो बताओ, तो ऑक्सीजन ऊपर से नीचे आने पर सरफेस एरिया चूंकि बढ़ते चले जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। लेकिन गैप जो है सल्फर से सेलेनियम का ठीक ठाक है, सेलेनियम से टेलुरियम भी ठीक ठाक है, लेकिन सल्फर से ऑक्सीजन का गैप बहुत ज्यादा होता है। कारण आप लोग समझ गए हो कि ऑक्सीजन O2 है तो इसका साइज इतना छोटा है, इतना छोटा होने की वजह से वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत कम, जिस वजह से ऑक्सीजन जो होता है ये गैसियस स्टेट में रहता है। ये जो O2 है ना ये गैस रहेगा और बाकी सब का सब जो होता है ये सॉलिड के रूप में होता है। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हम लोगों का वो है कैटिनेशन। ओके, कैटिनेशन क्या होता है अगर आप लोगों को पता हो तो कैटिनेशन मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, कैटिनेशन मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, ठीक है ना, बचपन से हैंडराइटिंग खराब है। तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी जो होता है कैटिनेशन हम लोग किसे बोलते हैं, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट, जिसके तहत कोई भी एलिमेंट आपस में बहुत ज्यादा लिंक करके लॉन्ग एंड लॉन्ग चेन बना लेता है। तो बताओ, तो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा कैटिनेशन होता किसका है, तो पीरियोडिक टेबल में कार्बन का कैटिनेशन सबसे ज्यादा होता है। और कैटिनेशन पावर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी के। क्योंकि पीरियोडिक टेबल में कार्बन कार्बन बॉन्ड का एनर्जी सबसे ज्यादा होता है, इस वजह से पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा कैटिनेशन जो है वो किसका रहेगा, कार्बन का। खैर हम लोग तो यहाँ पर ग्रुप 16 पढ़ रहे हैं, ग्रुप 16 में ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है और पोलोनियम है। तो पोलोनियम के कैटिनेशन का बात भी नहीं करते हैं क्योंकि पोलोनियम मेटल है और ये आपस में कोवेलेंट बॉन्ड ही नहीं बनाएगा, तो कैटिनेशन की बात क्या करें। हम लोग शुरू के 4 मेंबर की बात करते हैं, तो शुरू के 4 मेंबर में भी अगर आप लोग देखो तो ऑक्सीजन और सल्फर थोड़ा बहुत कैटिनेशन शो करता है, सेलेनियम टेलुरियम वगैरह का कैटिनेशन घटते चले जाता है। तो यहां पर देखोगे कैटिनेशन पावर सबसे ज्यादा किसका, तो आप लोगों को पता होना चाहिए इनमें से सल्फर का कैटिनेशन जो है वो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो तो चलो बाद में देखते हैं क्यों का वजह वही है कि बॉन्ड एनर्जी, एसएस बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होता है। आप लोगों से पूछा जाए ओ बॉन्ड है और एसएस बॉन्ड है, इन दोनों में बताओ तो बॉन्ड एनर्जी किसका ज्यादा होगा, तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा एसएस बॉन्ड का होता है और बहुत ज्यादा होता है। तो इस लार्ज डिफरेंस के वजह से सल्फर में कैटिनेशन पावर बहुत ज्यादा होता है, तो ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा। और फिर सल्फर के बाद सेलेनियम टेलुरियम की तरफ जाओगे ना तो कैटिनेशन पावर घटते चले जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि ऑक्सीजन कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट या सॉरी कैटिनेशन पावर में कैसा कैसा कैटिनेशन शो कर सकता है। तो ऑक्सीजन जो है मैक्सिमम 3 एटम्स तक, कितने एटम तक कैटिनेशन शो करता है, मैक्सिमम 3 एटम तक, और वो भी कहां, ओजोन में। ओजोन में आप लोग देखो O डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। तो यहां पर ओजोन में जब आप लोग ध्यान से देखोगे तो 3 ऑक्सीजन एटम आपस में लिंक है, तो यही ऑक्सीजन का मैक्सिमम कैटिनेशन है। तो मतलब ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन 3 एटम तक कैटिनेशन पावर शो करता है। लेकिन सल्फर जो है, सल्फर का तो भयानक कैटिनेशन होता है। ये कहां कहां शो करता है कैटिनेशन, पॉलीसल्फेन्स, जिसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं,
SNH, मतलब HSNH कहने का मतलब H है, उसके बाद S S S S S S चलते चले जाएगा S S और लास्ट में H। तो इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, पॉलीसल्फेन्स या फिर पॉलीसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है ना, पॉलीसल्फ्यूरिक एसिड किसे बोलते हैं, HO3S SnSO3H। तो ये जो है पॉलीसल्फ्यूरिक एसिड कहलाता है। और पॉलीसल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे HO S डबल बॉन्ड O, फिर S S S S S S S S S चलते चले गया, S S S S S S चलते चले गया, सॉरी ऐसे ही है। तो यहाँ पर S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, इसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं, पॉलीसल्फ्यूरिक एसिड। तो ये पॉलीसल्फेन्स या पॉलीसल्फ्यूरिक एसिड में लार्ज नंबर ऑफ सल्फर एटम्स आपस में एक दूसरे से जुड़ सकता है, जिसके वजह से ये बहुत ही ज्यादा कैटिनेशन शो करता है। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल भी है और कॉमन एग्जाम्पल होता है। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट तो देखते ही होंगे, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को सिस्टाइन, जिसे का स्पेलिंग है CYSTEIN, कई तरह के प्रोटीन्स में हम लोग देखते हैं, कई तरह के एंजाइम्स में भी हम लोगों को देखने को मिलता है सल्फर सल्फर लिंकेज। बहुत सारा सल्फर सल्फर लिंकेज आपस में लंबा लंबा चेन बनाया हुआ हम लोगों को देखने को मिलता है। ये कॉमन एग्जाम्पल और नेचुरल एग्जाम्पल भी है क्या चीज का, SS लिंकेज का। तो हम लोगों ने जाना कैटिनेशन वाले टॉपिक में, क्या जाना कि सबसे ज्यादा कैटिनेशन जो होता है ग्रुप 16 में किसका, सल्फर का। वो किसके वजह से, हाई बॉन्ड एनर्जी के वजह से। अब एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखते हैं और उसमें हम देखते हैं कि आप लोग कैसे इसको मैनेज करते हो। तो आप लोगों से अगर हम पूछे कि ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा मिटा के ठीक से लिख देते हैं, 2 मिनट बोर मत होना। यहाँ पर इस तरह के लेक्चर में बहुत सारा गैप बन जाता है वीडियो के बीच, लेकिन बोर हो गए भी तो मेरा क्या जाएगा, बोर हो जाओ, प्लीज प्लीज बोर हो जाओ ना, प्लीज प्लीज बोर हो जाओ आप लोग। तो यहाँ पर है इस क्वेश्चन में ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है, ठीक है ना। इसका बॉन्ड एनर्जी मान लो आप लोगों को दिया है 146 किलो जूल पर मोल, 146 किलो जूल पर मोल, तो दे ही देते हैं, यानी कि आंसर ही है मान के चलो। फिर सल्फर सल्फर बॉन्ड, मैंने पहले ही बताया SS बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, ये होता है 266 किलो जूल पर मोल। ये कितना है, 266 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, O से SS का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, ठीक है ना, ये बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि SH बॉन्ड, सल्फर और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड एनर्जी, तो बताओ तो ये बॉन्ड एनर्जी 266 से ज्यादा होगा कि 146 से कम होगा, या 266 और 146 के बीच में होगा। तो बॉन्ड एनर्जी जब हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है ना, तो बेसिक कॉन्सेप्ट बॉन्ड एनर्जी का वही है जो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है। बॉन्ड एनर्जी क्या होता है कि दो एटम का साइज जितना छोटा होगा बॉन्ड एनर्जी उतना ज्यादा। देखो कि ये सल्फर सल्फर, बड़ा बड़ा दो सल्फर एटम आपस में जुड़ा, और SH है, मतलब एक बड़ा सा सल्फर है, एक छोटा सा हाइड्रोजन। बताओ तो नजदीक किसमें है, इसमें कि इसमें, SH में। तो बॉन्ड एनर्जी SH का SS से कहीं ज्यादा होगा, और ये लगभग आप लोग जानते होंगे 366 किलो जूल पर मोल है। अब आप लोगों से पूछें, अगर हम लोग यहाँ OH का बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करो तो OH का बॉन्ड एनर्जी किस रेंज में होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए आप लोग पाओगे कि ऑक्सीजन तो छोटा है और हाइड्रोजन भी काफी छोटा है, तो दो छोटे छोटे एटम के बीच का बॉन्ड एनर्जी इन सबसे ज्यादा होगा, और दैट इज 464 किलो जूल पर मोल। तो ये सब आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर आईटी का, एडवांस का क्वेश्चन है। तो ये कंपैरिजन वहां पर पूछा था, तो ये चारों का कंपैरिजन बॉन्ड एनर्जी का, इसको पूरा बढ़ा देते हैं। तो बॉन्ड एनर्जी का कंपैरिजन ये वैल्यू डाटा नहीं दिया था, ये डाटा हम अपने से लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को कंपेयर करने बोला था इन चारों को। तो यहाँ पर OO और SS का बात तो ध्यान में आ सकता है, कैसे, ये ध्यान में आता है कैटिनेशन पावर के अनुसार, क्योंकि कैटिनेशन का कॉन्सेप्ट कहां पर लगता है, कैटिनेशन का कॉन्सेप्ट कहां पर लगता है उसको समझना। उस बॉन्ड एनर्जी में कैटिनेशन का कॉन्सेप्ट लगता है जहां पर दो एटम सेम है, ये दोनों सेम है ना, तो इस पर कॉन्सेप्ट लगेगा कि कैटिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। क्लियर है, यानी कि ज्यादा कैटिनेशन मतलब बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। ये तब किसका बॉन्ड एनर्जी, सेम एटम के बीच के बॉन्ड का। लेकिन यहाँ पर सेम एटम के बीच का बॉन्ड है क्या, यहाँ अलग अलग एटम के बीच का बॉन्ड है। तो वहां पर आप लोग केमिकल बॉन्डिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे, और वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं बच्चों, और वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो है एलोट्रोपी। और टेंशन मत लो, वीडियो का लास्ट लेक्चर भी वही है, मतलब लास्ट टॉपिक भी है, वो क्या चीज है, ALLO
TROPY। देखो इस बार हैंड राइटिंग तो जबरदस्त बन गया रे भाई। तो ये एलोट्रोपी, अरे ये तो वो बन गया मुहावरा, एलोट्रोपी नहीं, एलोट्रोपी जबरदस्त बन गया रे भाई। चलो कुछ भी नहीं, खैर जो भी है, एलोट्रोपी होता क्या है इसे समझो। एलोट्रोपी होता है, अरे अकेले पढ़ाते पढ़ाते ना बोर हो जाते हैं, इसलिए कुछ कुछ अपने से बोलने बोलने लग जाते हैं। तो इग्नोर करना, इग्नोर करो नहीं करो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। तो ये देखो एलोट्रोपी होता क्या है कि कोई भी एलिमेंट का वो प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट ड्यू टू विच इट कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म्स हैविंग व्हाट, having similar chemical property but different physical property, having similar chemical property but different physical property, है ना, कि जिसका केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर हो लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो, उसे ही हम लोग, उस फेनोमेनन को हम लोग क्या नाम देते हैं, एलोट्रोपी। और कोई भी एलिमेंट का जो एक से अधिक फॉर्म्स होते हैं ना, जैसे कार्बन का क्या क्या होता है, ग्रेफाइट, डायमंड, कोल, इस तरह से बहुत तरह का फॉर्म होता है, फुलरीन वगैरह। तो ये सब जो है एक दूसरे का क्या चीज है, एलोट्रोप्स। कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनी पर्टिकुलर एलिमेंट आर कॉल्ड एलोट्रोप्स, एंड डिफरेंट एलोट्रोप्स ऑफ एनी एलिमेंट डिफर इन विच रिस्पेक्ट देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि इन सबका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगा, केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगा। सिमिलर मतलब एक जैसा। तो अपने को तो यहाँ ग्रुप 16 को देखना है, तो ग्रुप 16 में कौन कौन है रे भैया, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। तो यहाँ पर एलोट्रोपी जो है ना, हम लोग शुरू के 3 मेंबर के लिए ही देखते हैं, किसके किसके लिए। चलो अब टॉपिक पर आते हैं। ऑक्सीजन कितने तरह के रूप में रह सकता है, तो ऑक्सीजन 2 तरह का एलोट्रोप बनाता है, O2 एंड O3। क्योंकि ऑक्सीजन के लिए ओ डाइऑक्सीजन और ओजोन दोनों का दोनों एलिमेंटल फॉर्म है, और ऑक्सीजन ये 2 तरह के एलिमेंटल फॉर्म में रहता है, जिसमें O2 कहीं ज्यादा स्टेबल होता है O3 के, लेकिन फिर भी हम लोग ये 2 एलोट्रोपिक फॉर्म मानते हैं ऑक्सीजन का। सल्फर का कई सारा एलोट्रोप है, तो सबसे पहले एलोट्रोप को हम लोग बोलते हैं अल्फा सल्फर, ठीक है ना। पहले एलोट्रोप को हम लोग क्या नाम देते हैं, अल्फा सल्फर। दूसरे को हम लोग नाम दे देते हैं बीटा सल्फर। तीसरे को हम लोग बोलते हैं गामा सल्फर। चौथे को हम लोग बोलते हैं डेल्टा सल्फर एंड मैनी मोर। तो अल्फा सल्फर का ही नाम होता है रोम्बिक सल्फर। अल्फा सल्फर को ही हम लोग और भी क्या नाम देते हैं बच्चों, रोम्बिक सल्फर। बीटा सल्फर को ही हम लोग नाम देते हैं मोनोक्लिनिक सल्फर, ठीक है ना, इसे ही हम लोग मोनोक्लिनिक सल्फर भी बोलते हैं। और गामा सल्फर को ही हम लोग नाम दे देते हैं प्लास्टिक सल्फर, प्लास्टिक सल्फर, ठीक है। इसी तरह से डेल्टा सल्फर को हम लोग कोलाइडल सल्फर भी बोल देते हैं। तो यानी कि सल्फर एक से अधिक कई तरह के एलोट्रोपिक फॉर्म में पाया जाता है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। लेकिन यहाँ पे एंड नहीं हुआ, इसके बाद भी कई तरह का सल्फर होता है, जैसे साइक्लो सल्फर, चेयर फॉर्म ऑफ सल्फर, और कई तरह का। आज के डेट में रिसेंटली बहुत तरह के सल्फर के बारे में हम लोगों ने जान लिया है। अगर हम लोग सेलिनियम की बात करें, तो सेलिनियम भी सल्फर की तरह कई तरह के एलोट्रोपिक फॉर्म में रहता है, जिसमें कि सबसे पहला एलोट्रोप जो होता है दैट इज अल्फा सेलिनियम, जिसे हम लोग रोम्बिक सेलिनियम भी बोलते हैं, रोम्बिक सेलिनियम, ठीक है ना। दूसरा जो सेलिनियम का एलोट्रोप होता है उसे हम लोग बोलते हैं बीटा सेलिनियम, और इसे हम लोग मोनोक्लिनिक सेलिनियम भी बोल देते हैं। और तीसरा जो होता है दैट इज ग्रे सेलिनियम, इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, ग्रे सेलिनियम, ठीक है ना। लेकिन यहां पर याद रखो, ये ग्रे सेलिनियम जो है दिस इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ सेलिनियम। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सेलिनियम का कई तरह का एलोट्रोप है, उन सारे एलोट्रोप में सबसे ज्यादा स्टेबल जो होता है कौन सा वाला होता है, तो आप लोग जवाब दोगे ग्रे सेलिनियम जो होता है वो सबसे ज्यादा, यानी कि मोनोक्लिनिक, रोम्बिक और ग्रे में ग्रे सेलिनियम जो होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ये चाहे अल्फा सेलिनियम हो, बीटा सेलिनियम हो या फिर ग्रे सेलिनियम हो, सब का सब एक ही रूप में रहता है। वो कैसे, Fe8। और Fe8 का कैसा स्ट्रक्चर होगा, पकड़ रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो पकड़ रिंग लाइक स्ट्रक्चर एक बार फिर से बनाते हैं हम लोग, ऐसी बनाने में मजा आता है, इस तरह का स्ट्रक्चर, ऐसी ऐसी, ये ऐसी, फिर मैनेज कर देना ऐसी, अरे ई कहाँ छूट गया तेरे भाई, ऐसी,
फिर ऐसी और फिर ऐसी। तो ये जो है ये पकड़ रिंग लाइक स्ट्रक्चर है सेलेनियम का। और तीनों अल्फा बीटा गामा यानी कि मोनोक्लिनिक, रोम्बिक और ग्रे सेलेनियम तीनों का तीनों पकड़ रिंग लाइक स्ट्रक्चर में रहता है, जिसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है बच्चों? सबसे ज्यादा स्टेबल ग्रे सेलेनियम होता है। और सॉरी एक मिनट, ये अल्फा और बीटा यानी कि रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सेलेनियम का ये स्ट्रक्चर है। ग्रे सेलेनियम जो होता है ना, ग्रे सेलेनियम स्पाइरल स्ट्रक्चर में रहता है। ग्रे सेलेनियम कहाँ गया? इसे मिटा देना भाई। ये ग्रे सेलेनियम जो होता है इस तरह से स्पाइरल फॉर्म में रहता है, और इसी स्पाइरल फॉर्म में बहुत सारा सेलेनियम सेलेनियम सेलेनियम। तो देखो यहाँ से कैटिनेशन वाला भी बात प्रूव हो जाता है कि इस तरह सल्फर नहीं, ये सब का सब सेलेनियम है, समझ लेना कि इसी तरह से कैटिनेशन वाला बात भी प्रूव होते चले जाता है। यानी कि ये जो सेलेनियम है वो हमेशा ग्रे सेलेनियम स्पाइरल फॉर्म में रहता है और वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। एलिमेंटल सेलेनियम रहेगा ना, सेलेनियम अगर एलिमेंट के फॉर्म में रहे तो उसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन होता है सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाने में। क्या चीज बनाने में? सेमीकंडक्टर डिवाइस, जैसे रेक्टिफायर वगैरह बनाने में सेलेनियम का इस्तेमाल होता है। क्यों सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाने में सेलेनियम का इस्तेमाल होता है? तो उसका सीधा सा एग्जांपल है कि या वजह है कि चूंकि सेलेनियम का पहला 2 लेटर ऐसी है और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का भी पहला 2 लेटर ऐसी ही है, इस वजह से ऐसी की तैसी हो जाती है, समझे? तो इस यहाँ पर ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। तो आप लोग ध्यान देना कि उसका कुछ डिफिनिट प्रॉपर्टी होता होगा। जैसे कि एक दो प्रॉपर्टी की बात करें हम लोग सेलेनियम का, जो कि बहुत ही खतरनाक प्रॉपर्टी है सेलेनियम का, और अभी बताएंगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा, दिमाग ऐसे घुमा हुआ ही होगा। तो उन सारे प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करें तो सेलेनियम जो होता है वो नॉन कंडक्टर होता है। सेलेनियम कंडक्टर है कि नॉन कंडक्टर? सेलेनियम नॉन कंडक्टर, लेकिन कहाँ? इन डार्क, अंधेरा में रहेगा तो सेलेनियम नॉन कंडक्टर। लेकिन यही सेलेनियम किस तरह से काम करने लगेगा? यही सेलेनियम कंडक्टर की तरह काम करने लगता है इन लाइट। तो बताओ, तो ये प्रॉपर्टी जो सेलेनियम का है ये सेलेनियम को जबरदस्त चीज बना देता है कि नहीं? कि सेलेनियम डार्क में रहेगा, अंधेरा में तो करंट नहीं जाएगा, और जैसे लाइट आएगा तो करंट जाने लगेगा। इस प्रॉपर्टी के वजह से सेलेनियम जो है वो कई सारे एप्लीकेशन रखता है, जैसे कि फोटो कंडक्टर, हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, ये क्या चीज बनाने में? फोटो कंडक्टर, यानी कि लाइट आया तो कंडक्टर की तरह काम करने लगा। फोटो सेल, सोलर सेल, फोटो सेल, सोलर सेल, या जीरोक्स मशीन वगैरह जो आप लोग देखते हैं ना, जीरोक्स, जैसे कि आप लोगों को अपना डुप्लीकेट बनाना है तो जीरोक्स मशीन में घुस जाना, तो इस पार से उस पार जैसे आते हो, तो वो सब का सब प्रॉपर्टी यानी जीरोक्स मशीन में कौन सा एलिमेंट का इस्तेमाल होता है? सेलेनियम का। लेकिन हम लोगों को मुख्य रूप से बच्चों एलोट्रोप जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों को मुख्य रूप से पढ़ना क्या है? ALLOTROPES ऑफ सल्फर। किसके बारे में पढ़ना है? सल्फर के बारे में। सेलेनियम के बारे में हम लोगों ने, होता है ना कि भोज में एक एक्स्ट्रा मिठाई मिल गया, बस उसी तरह से। तो सल्फर का कितना तरह का एलोट्रोप है तो हम लोगों ने अभी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, अल्फा सल्फर। ठीक है, अल्फा सल्फर को ही हम लोग क्या नाम दे देते हैं? रोम्बिक, RHOMBIC, रोम्बिक सल्फर। याद है ना, अल्फा सल्फर को ही हम लोग क्या नाम दे देते हैं? रोम्बिक सल्फर। और उसके बाद दूसरा होता था बीटा सल्फर, जिसको मोनोक्लिनिक सल्फर बोलते थे, गामा सल्फर, जिसको कि हम लोग क्या नाम दे देते थे? प्लास्टिक सल्फर। फिर डेल्टा सल्फर, जिसको कोलाइडल सल्फर। इस तरह से कई तरह का सल्फर का रूप होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं एक एक करके सारे सल्फर के एलोट्रोप को। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं रोम्बिक सल्फर के बारे में। तो रोम्बिक सल्फर का स्ट्रक्चर पहले लिख देते हैं। तो रोम्बिक सल्फर इस तरह से एसेट मॉलिक्यूल के रूप में रहेगा, पकड़ रिंग लाइक स्ट्रक्चर। बार बार बनाते हैं क्योंकि मुझे मजा आता है बार बार बनाने में, आप लोग बोर होते होंगे तो हो। ये इस तरह से पकड़ रिंग लाइक स्ट्रक्चर, क्या जबरदस्त बन रहा है, गोलाई गड़बड़ा गया। तो खैर ये है पकड़ रिंग लाइक स्ट्रक्चर। जल्दी जल्दी बताते जाओ, इसमें बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? जल्दी बताओ तो। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। लोन पेयर कितना है? लोन पेयर हर एक सल्फर पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इस आधार पर कितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया? सल्फर का 16। ठीक है, अगर ये बोले प्लानर है कि नॉन प्लानर, तो आप लोग जवाब दोगे कि ये नॉन प्लानर। सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो आप लोग क्या जवाब दोगे? sp3। और आप लोगों से पूछा जाए यहाँ पर सल्फर मोनोवैलेंट है कि डाईवैलेंट है, तो आप लोग जवाब दोगे डाईवैलेंट।
ठीक है ना। ईच सल्फर डाइवैलेंट है और वैलेंसी ऑफ ईच सल्फर कितना हो जाएगा 2, यानी कि 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये हर एक सल्फर रखता है अपने आप में, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम लोग आते हैं कि अल्फा सल्फर जिसको कि रोम्बिक सल्फर बोलते हैं, ये किस कैरेक्टर का होता है, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। तो ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन आ ही जाता है कि एसिड जो होता है रोम्बिक फॉर्म में ये डायमैग्नेटिक होता है। ऐसे आगे के लिए भी बता दें, मोनोक्लिनिक भी डायमैग्नेटिक होता है। जिसका एस8 Se8 टाइप स्ट्रक्चर है ना, तो उन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो हमेशा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है। इस वजह से इन सबों को हम लोग पैरामैग्नेटिक बोलते हैं कि डायमैग्नेटिक बोलते हैं बच्चों, ये सब का सब डायमैग्नेटिक है। सल्फर का जितना एलोट्रोप्स है उन सारे एलोट्रोप में ये मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप, ALLOTROP। जैसे कि सेलेनियम में मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे, ग्रे सेलेनियम। इसी तरह सल्फर में मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप अगर आप लोगों से पूछा जाए तो रोम्बिक सल्फर जो होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है तो थर्मोडायनेमिक्स में उस एलोट्रोपिक फॉर्म के लिए हीट ऑफ स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन जो होता है वो हम लोग कितना काउंट करते हैं बच्चों, 0। ठीक है ना। तो पूछा जाए कि कौन से सेलेनियम के फॉर्म का स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होगा तो आप लोग जवाब दोगे ग्रे का। उसी तरह सल्फर में किस वाले एलोट्रोपिक फॉर्म का ये क्या नाम है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होगा, तो आप लोग जवाब दोगे किसका, ये रोम्बिक सल्फर का। ठीक है ना। इसके बाद जो होता है आप लोग पॉलीमर चैप्टर में पढ़े होंगे कि रबर जो होता है ना, जो नेचुरल रबर या सिंथेटिक रबर होता है बहुत सॉफ्ट और स्टिकी होता है, वो यूजेबल नहीं होता, तो उसको यूजफुल बनाने के लिए उसमें सल्फर मिलाते हैं और उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, VULCANISATI ऑफ रबर की। वल्केनाइजेशन ऑफ रबर में पूछा जाएगा कौन सा सल्फर इस्तेमाल होता है, तो इट इज यूज्ड, यानी कि रोम्बिक सल्फर का इस्तेमाल होता है कहां पर, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर में। वल्केनाइजेशन ऑफ रबर में कौन सा सल्फर का इस्तेमाल होता है, रोम्बिक सल्फर का इस्तेमाल होता है। अब हम लोग छोटे छोटे पॉइंट को एक एक करके देखते चले जाते हैं कि इस रोम्बिक सल्फर का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। सबसे पहला प्रॉपर्टी जो होता है ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है और कॉमन फॉर्म ऑफ सल्फर है, और रूम टेम्परेचर पर अगर आप लोगों को कोई सल्फर मिला तो वो कौन सा सल्फर होगा, वो हमेशा रोम्बिक सल्फर होगा। दरअसल मोनोक्लिनिक सल्फर जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो वहां देखेंगे कि मोनोक्लिनिक सल्फर या प्लास्टिक सल्फर को ठंडा करते हैं ना तो वो धीरे 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 अपने आप रोम्बिक सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है, और यही वजह है कि रोम्बिक सल्फर मोस्ट स्टेबल फॉर्म है और ये रूम टेम्परेचर पर अगर मिल रहा है तो यही रोम्बिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर को ही तूतिया बोलते हैं, इसमें टेंशन मत लेना। रोम्बिक सल्फर तूतिया कहने का मतलब होता है ना कि वो वैद्य हकीम वगैरह इसका एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज के वजह से पहले कट फट जाता था ना, जैसे तुम गए डॉक्टर साहब मतलब वैद्य जी हमरा कपाड़ फूट गया है तो जरा सा मुझे कुछ कुछ दीजिए ना, तो ये जो है हकीम साहब जो है, तो ये हकीम साहब जो है तुम्हारे कपाड़ पर कुछ लगा दिया, तो क्या लगा दिया, तूतिया लगा दिया तो बन गया सॉरी एंटीबैक्टीरियल वाला प्रॉपर्टी खत्म हो गया। तो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी बस वही सल्फर पर उसी का इस्तेमाल होता था। तो खैर जो भी है, आप लोग ब्लू कलर का होता है, आप लोग देखना चाहो तो देख भी सकते हो, गंधक बोलते हैं इसको, ब्लू नहीं येलो टाइप का होता है। ठीक है ना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अल्फा सल्फर, इसको हम लोग अल्फा सल्फर भी बोलते हैं। और अभी बताए हैं ये किस कलर का होता है, येलो, लेकिन ब्राइट येलो, याद रखना। ये जो पीला चंदन वगैरह नहीं होता है, सेम वैसा ही ब्राइट येलो कलर का होता है, और इसे हिंदी में गंध आता है तुम लोग के बॉडी की तरह, इसलिए इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, गंधक बोलते हैं। लेकिन याद रखना मोनोक्लिनिक सल्फर भी येलो होता है लेकिन वो डल येलो कलर का होता है, और रोम्बिक सल्फर जो होता है ये ब्राइट येलो कलर का होता है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट अगर आप लोगों से पूछा जाए तो ये 385.8 केल्विन के आसपास होता है। डेंसिटी भी हम लोग याद रख लेते हैं, इसका डेंसिटी जो होता है सारे एलोट्रोपिक फॉर्म में सबसे ज्यादा होता है, दैट इज 2.06 ग्राम पर सीसी। ठीक है ना। डेंसिटी भी हम लोगों को याद हो गया। अब सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, यहाँ पर इसको काट दिए, इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में नहीं घुलता है। लिटिल सॉल्युबल, थोड़ा थोड़ा घुलता है, क्या चीज में, लिटिल सॉल्युबल इन, जैसे कि सॉल्वेंट है बेंजीन, अल्कोहल, ईथर, BEN ZENE, बेंजीन है, अल्कोहल है, ईथर है, इन सब में थोड़ा थोड़ा घुलता है। और हाईली सॉल्युबल इन किसमें, कार्बन डाइसल्फाइड, मतलब CS2 में ये बहुत ज्यादा घुलनशील होता है। कार्बन डाइसल्फाइड में आप लोग गौर करोगे
तो ये अच्छा खासा घुलता है, ठीक है ना, कार्बन डाइसल्फाइड में अच्छा खासा घुलेगा। एसिड मॉलिक्यूल रहता है, पकड़ रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इन चीजों के बारे में हम लोग जानिए गए। अब जो है हम लोग दूसरे सल्फर के बारे में जानते हैं, जिसको कि हम लोग मोनोक्लिनिक सल्फर या बीटा सल्फर भी बोलते हैं, ठीक है ना, मोनोक्लिनिक सल्फर या बीटा सल्फर। मोनोक्लिनिक क्या होता है, जैसे कि आप लोग कभी डॉक्टर बन गए, कैसे डॉक्टर का फोटो बनाते हैं, डॉक्टर का फोटो बनाने का तरीका ऐसे कर लो और ऐसे एगो लटका लो, तो ये हो गया डॉक्टर, ठीक है ना। तो डॉक्टर का क्लिनिक है, ये जो है ये क्या है बच्चों, दिस इज क्लिनिक। और डॉक्टर गरीब डॉक्टर है, झोपड़ी में क्लिनिक चला रहा है, क्या झोला छाप डॉक्टर है तुम लोग की तरह। तो एक एक क्लिनिक है, ऐसे डॉक्टर का 10-20 क्लिनिक होता है, लेकिन इस डॉक्टर का एक एक क्लिनिक है, इसलिए इसका नाम रख दिया क्या, मोनोक्लिनिक। बोर हो रहे हैं इसलिए कुछ कुछ करना पड़ रहा है। तो ये मोनोक्लिनिक सल्फर जो होता है, इसका स्ट्रक्चर का भी बात करें, दोबारा बनाए, बोर हो रहे हैं। तो एसेट मॉलिक्यूल ही होता है ये भी, तो एसेट मॉलिक्यूल होता है। तो इस तरह से ये जो है मोनोक्लिनिक सल्फर का भी स्ट्रक्चर कैसा होगा, पकड़ रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा। तो लेकिन डिफरेंस क्या होता है फिर मोनोक्लिनिक और रोम्बिक सल्फर में, अंतर ये होता है कि मोनोक्लिनिक सल्फर हो कि रोम्बिक सल्फर हो, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। और इन सारे स्ट्रक्चर को अगर हम लोग लैटिस पॉइंट मान लें, क्योंकि जब हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़े हैं तो वहां जान रहे थे कि चाहे वो मॉलिक्यूल या आयन एक एटम से मिलकर बना हो या एक से अधिक एटम से मिलकर बना है, उसे हम लोग एक पॉइंट से ही कंसिडर करते हैं स्पेस लैटिस में, ठीक है ना। तो उस स्पेस लैटिस में जो इस लैटिस पॉइंट यानी कि एसेट, ये भी एसेट 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 का अरेंजमेंट जो होगा ना, वो अरेंजमेंट सॉलिड स्टेट में मोनोक्लिनिक और रोम्बिक का अलग अलग होता है। यानी कि एक यूनिट सेल में जो लैटिस पॉइंट है, उस लैटिस पॉइंट दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा है, एसेट इसका भी उसका भी एसेट, दोनों का पकड़ रिंग लाइक स्ट्रक्चर। लेकिन ये जो पकड़ रिंग लाइक स्ट्रक्चर सब जो आपस में अरेंज हो रहा होगा सॉलिड स्टेट में, वो अरेंजमेंट दोनों का अलग अलग होता है। और कई तरह का 14 ब्रेविस लैटिस हम लोगों ने वहां पर पढ़ा है, 14 तरह का होता है, उसी में रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल बहुत सारा था ना। तो रोम्बिक नाम से ही पता चल रहा है कि वहां पर जो लैटिस पॉइंट होगा रोम्बिक स्ट्रक्चर में रहता होगा, और यहाँ पर मोनोक्लिनिक में मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर के रूप में रहता होगा। अब अगर हम लोग बताएं कि अल्फा और बीटा सल्फर यानी कि मोनोक्लिनिक और रोम्बिक सल्फर में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो रोम्बिक ज्यादा स्टेबल और मोनोक्लिनिक बहुत कम स्टेबल होता है। और ये स्टेबल होता है, इट इज स्टेबल एबव 369 केल्विन। कभी कभी क्वेश्चन जो होता है ना सेल्सियस में भी पूछ लेता है, तो ये केल्विन याद रखना, केल्विन याद रखने में आसान हमको लगता है, क्योंकि 3 दूनी 6 तिया 9, तो 369 केल्विन टेम्परेचर पर ये के ऊपर अगर रहे टेम्परेचर तो वहां मोनोक्लिनिक सल्फर रहता है। लेकिन जैसे टेम्परेचर 369 के नीचे जाएगा, 369 केल्विन के नीचे जैसे टेम्परेचर ले जाओगे, तो ये क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, रोम्बिक। तो होता क्या है, यहाँ पर एक टेम्परेचर रीजन हम लोग रखते हैं कि वो क्या, 369 केल्विन, ठीक है। 369 केल्विन के आगे गए और पीछे गए, तो आगे गए यानी कि उससे ज्यादा टेम्परेचर रहेगा तो सल्फर किस रूप में रहेगा, मोनोक्लिनिक फॉर्म में, ठीक है ना। और 369 केल्विन के पीछे रहा यानी कि इससे कम टेम्परेचर रहा तो सल्फर किस रूप में रहेगा बच्चों, तो वो रोम्बिक फॉर्म में रहा। तो 369 केल्विन टेम्परेचर पर किस रूप में रहेगा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए 369 केल्विन पर रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर दोनों रहता है, मतलब बोथ एग्जिस्ट, ठीक है ना। मोनोक्लिनिक और रोम्बिक सल्फर दोनों मौजूद रहता है, कितना टेम्परेचर पर, 369 केल्विन टेम्परेचर पर। और इस टेम्परेचर चूंकि बदल रहा है तो इस टेम्परेचर को हम लोग नाम देते हैं TRANSITION, ट्रांजिशन टेम्परेचर फॉर सल्फर। याद रहेगा कि ट्रांजिशन टेम्परेचर सल्फर का कितना होता है, 369 केल्विन। 369 केल्विन के ऊपर जैसे जाओगे तो ही मोनोक्लिनिक सल्फर स्टेबल रहेगा, 369 केल्विन के नीचे जाने पर ये रोम्बिक सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है। एट 369 केल्विन बोथ द फॉर्म ऑफ सल्फर यानी कि अल्फा बीटा दोनों फॉर्म साथ साथ एग्जिस्ट करता है। इसका कलर का अगर हम लोग बात करें तो पहले ही बता चुके हैं कि ये किस कलर का रहेगा, डल येलो। डेंसिटी जो होता है, इसका डेंसिटी रोम्बिक सल्फर से थोड़ा कम होता है, रोम्बिक के साथ 2.06 ग्राम पर सीसी, इसका 1.98 ग्राम पर सीसी होता है, ठीक है ना। अगर हम लोग सॉल्युबिलिटी की बात करें
तो ये भी वाटर में सॉल्युबल होता है, लेकिन कार्बन उल्टा बोल दिया, वाटर में इनसॉल्युबल होता है लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल होता है, सिमिलर टू रोम्बिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर भी पानी में घुलनशील था, वो घुलनशील था, और कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील था। कुछ वही बात यहाँ पर भी होता है मोनोक्लिनिक सल्फर के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट बात के बारे में अगर जाने तो इसका निडल शेप्ड क्रिस्टल होता है। इट्स क्रिस्टल इज ऑफ NEEDLE, जो भी होता है DLE शेप, ठीक है ना। इसका क्रिस्टल जो होगा वो किस शेप का होता है, निडल शेप का होता है। तो ये सब कुछ कुछ जानकारी था किसके बारे में, मोनोक्लिनिक सल्फर के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट के तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो है हम लोगों का वो है कौन सा, प्लास्टिक सल्फर, जिसे हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक सल्फर। प्लास्टिक सल्फर को ही हम लोग गामा सल्फर भी बोल देते हैं। प्लास्टिक सल्फर को ही हम लोग एक और नाम देते हैं, और कौन सा नाम देते हैं बच्चों, याद हो आप लोगों को, हैंग कर जा रहा है। प्लास्टिक सल्फर को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, गामा सल्फर भी बोलते हैं। तो ये बनता कैसे है, तो प्लास्टिक सल्फर जो है ये आप लोग पहले जानो बनता कैसे। पहले सल्फर को इस तरह से धिपा दिए हम लोग, जो भी है धिपाना समझ रहे हो ना, कि इस तरह से गर्म कर दिए सल्फर को। सल्फर गर्म करेंगे तो पिघल गया, तो मेल्टिंग पॉइंट भूल ही गए हो गया कि रोम्बिक सल्फर का 385.8 केल्विन था। ऐसा नहीं है, 369 केल्विन पर जो था मोनोक्लिनिक बना ना, वो सॉलिड रहा, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते 385.8 केल्विन के ऊपर ले जाओगे तब वो पिघल जाएगा। तो अब ये सल्फर पिघल गया, और ये गर्म पिघला हुआ सल्फर को बड़ा सा, ये ठंडा पानी है, इस गर्म सल्फर को इस ठंडा पानी में जैसे डाल दोगे तो ये अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये अपने आप प्लास्टिक सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको कि हम लोग गामा सल्फर भी बोलते हैं। क्लियर हुआ गामा सल्फर कैसे बनता है। तो गामा सल्फर का जो स्ट्रक्चर होता है ना, यहाँ जो पकड़ रिंग लाइक स्ट्रक्चर था सल्फर का, वो खुल जाता है, और गामा सल्फर का ओपन जिगजैग स्ट्रक्चर रहता है। ये सल्फर ऐसे 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 इस टाइप का जिग जैग टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, ये सल्फर का स्ट्रक्चर है। ये किसका स्ट्रक्चर है बताओ, गामा सल्फर का। गामा सल्फर में क्या होता है, ओपन चेन स्ट्रक्चर जो वो खुल गया, लेकिन सल्फर का चेन इस तरह से बना हुआ रहता है, और जब से किनारे वाला जो एंड पर रहता है ना ओपन चेन स्ट्रक्चर में, वो अनसैचुरेटेड रहता है। यानी इस वजह से प्लास्टिक सल्फर इतना ज्यादा अनस्टेबल होता है कि जैसे ठंडा करोगे ना इस प्लास्टिक सल्फर को, तो ये ठंडा होने में अपने आप धीरे 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 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये धीरे धीरे रोम्बिक सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। अपने आप धीरे धीरे जैसे ठंडा किए, अपने आप बॉन्ड वॉन्ड फिर से रीस्टैब्लिश हो जाएगा, और ये दोबारा से रोम्बिक सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। बोला जाएगा मोनोक्लिनिक सल्फर और ये रोम्बिक सल्फर क्रिस्टलाइन है कि एमॉर्फस, आप लोग जवाब दोगे क्रिस्टलाइन, लेकिन ये वाला जो सल्फर का फॉर्म है ना, दिस इज एमॉर्फस, दिस इज एमॉर्फस फॉर्म ऑफ सल्फर। ये जो है सल्फर का क्रिस्टलाइन फॉर्म है या फिर एमॉर्फस फॉर्म है, तो ये सल्फर का एमॉर्फस फॉर्म है। इसके बाद क्या होता है कि ये जो गामा सल्फर या प्लास्टिक सल्फर बोलते हैं, तो गामा सल्फर या प्लास्टिक सल्फर का हैव नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि ऐसा नहीं कि इसे गर्म कर, पिघला हुआ तो है लेकिन इसे गर्म कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये सर्टेन टेम्परेचर पे पिघल जाए। दरअसल पिघला नहीं है, ये खुला खुला चेन है, यहाँ पर पानी में है। तो इस बात को याद रखना। इसका डेंसिटी और भी कम हो जाता है, डेंसिटी जो होता है 1.95 ग्राम पर सीसी होता है, यानी कि बहुत ज्यादा कम है कि बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। पानी में डालें, देखो समझना, जैसे कि पिघला हुआ सल्फर था, उस पिघला हुआ सल्फर को पानी में डालें, पानी में डालने के बाद सॉलिड मास ने नीचे बैठ जाता है या ऊपर तैर रहा है, तो उससे छान कर जो अलग किए वही है प्लास्टिक सल्फर, जो ठंडाते हुए तुरंत से बन जाएगा, यानी कि 2 मिनट 10 मिनट में रोम्बिक सल्फर में। लेकिन कुछ मोमेंट के लिए जो रहा ना, उसे ही हम लोग क्या नाम देते हैं, प्लास्टिक सल्फर। इसमें खासियत क्या होता है, आप लोगों को याद होगा, मोनोक्लिनिक सल्फर और ये रोम्बिक सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता था, वाटर में नहीं घुलता था। लेकिन प्लास्टिक सल्फर ना तो कार्बन डाइसल्फाइड में घुलता है, ना ही वाटर में, किसी में नहीं घुलता है प्लास्टिक सल्फर। याद रहेगा, प्लास्टिक सल्फर जो है ना तो कार्बन डाइसल्फाइड में घुलता है और ना ही पानी में घुलता है प्लास्टिक सल्फर, ठीक है। और अब हम लोग आते हैं कोलाइडल सल्फर पर। कोलाइडल सल्फर को ही हम लोग क्या नाम देते थे, याद है,
COLLOIDALSULPHER, ठीक है ना, कोलाइडल सल्फर। इसे ही हम लोग क्या नाम देते थे, डेल्टा सल्फर भी बोल देते थे। याद आ रहा है, कोलाइडल सल्फर को ही हम लोग क्या नाम देते थे बच्चों, डेल्टा सल्फर। कोलाइडल सल्फर बोलो या डेल्टा सल्फर बोलो, एक ही बात है। ये कैसे बनाते हैं, ये भी बनाते हैं सम स्पेशल मेथड से। ये स्पेशल मेथड जो कि हम लोग पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री में, यानी कि कोलाइडल सल्फर के बारे में हम लोगों को पी ब्लॉक एलिमेंट यानी कि इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, यह सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। और वहां पर हम बताएंगे कि कोलाइडल सल्फर बनाने का कई सारा मेथड है, जैसे कि सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड, ऑक्सीडेशन मेथड, ऐसा बहुत सारा मेथड। जैसे सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड में करते क्या है ना, यहाँ पर पढ़ना नहीं है, यहाँ पर बस हिंट कर रहे हैं, शॉर्ट हिंट है कि सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड में पहले सल्फर को, जो रोम्बिक सल्फर है, उसे हम लोग अल्कोहल में मिला लेते हैं, थोड़ा सा मात्रा रोम्बिक सल्फर को अल्कोहल में मिलाएं और ये ट्रू सॉल्यूशन बन गया। ये अल्कोहल में दरअसल ये घुल जाता है, तो ट्रू सॉल्यूशन बन गया। और इस ट्रू सॉल्यूशन को हम लोग एक्सेस ऑफ वाटर में घुलाएं, तो होता क्या, एक्सेस ऑफ वाटर में घुलेगा ना, तो ये सल्फर चारों तरफ अल्कोहल पार्टिकल को ले लिया, इस तरह से अल्कोहल पार्टिकल को लिए हुए रहता है और यहाँ पर एक सॉल्यूशन बन जाता है। इस सॉल्यूशन को कोलाइडल सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या चीज का कोलाइडल, सल्फर, इसी को हम लोग बोल देते हैं, या डेल्टा सल्फर। यहाँ पर सल्फर पार्टिकल का साइज जो होता है ना, ये साइज जो होता है लेस देन 1000 नैनोमीटर, सॉरी ये लगभग 1000 नैनोमीटर के आसपास होता है, ठीक है ना, 1000 नैनोमीटर के इर्द गिर्द, जो कि हम लोग देखेंगे सरफेस केमिस्ट्री में। उसी तरह ऑक्सीडेशन मेथड में H2S को किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट करके, इसको हम लोग ऑक्सीडाइज करके यहाँ सल्फर -2 में, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 बना के वहां पर भी कोलाइडल सल्फर बनाते हैं। इन चीजों को डिक्टेटिव मैनर में हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में देखेंगे, अभी हम लोग इस पर दिमाग नहीं लगाते। अब हम लोग देखते हैं कि सल्फर इन चीजों के अलावे भी कई और तरह के फॉर्म में पाया जाता है। जैसे कि आज के डेट में हम लोग जानते हैं कि सल्फर का 6 से जैसे S6 से लेकर S20 तक कई तरह का मॉडिफिकेशन हम लोग पाते हैं। जैसे कि एक S6 के बारे में देखें तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं चेयर फॉर्म। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम देते हैं, चेयर फॉर्म। और ये जो है साइक्लो सल्फर भी हम लोग इसे बोल देते हैं। तो यहाँ पर सल्फर कुछ इस तरह से रहता है, ये सल्फर, ये सल्फर, ये सल्फर, ठीक है ना, जो कि वहां पर हम लोग देखे थे जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशनल या कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म नहीं पढ़े थे, बोट एंड चेयर स्ट्रक्चर, कुछ उसी तरह का स्ट्रक्चर ये रहता है S6 का। और भी कई तरह का सल्फर पाया जाता है जिसको कि हम लोग कैटरीना SN बोलते हैं। यहाँ N का वैल्यू जो होता है वो 2 से लेकर 2, 3, 4, 5 इस तरह से रहता है। यहाँ ओपन चेन स्ट्रक्चर के रूप में रहता है सल्फर। तो इस तरह से सल्फर कई तरह के एलोट्रोपिक फॉर्म में पाया जाता है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जाने और कंप्लीट किए। एक्चुअली फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है ना, PHYSICAL लिख रहे हैं, मजा आ रहा है इसलिए लिख रहे हैं। प्रॉपर्टीज जो है ये हम लोगों ने कंप्लीट करा। छोटा छोटा चीज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो बहुत सारा बच ही जाता है, कितना भी कुछ कर लें, तो उन चीजों को चैप्टर के दौरान बीच बीच में हम बताते चले जाएंगे। जैसे कि एक चीज अभी ध्यान में आया कि अगर आप लोग सल्फर को 200 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखते हो, 200 डिग्री सेल्सियस के नीचे, तो सल्फर हमेशा एसिड वैसिड के रूप में या ओपन चेन स्ट्रक्चर के रूप में रहता है। लेकिन सल्फर को 600 डिग्री सेल्सियस के आसपास ले जाओगे ना, तो सल्फर H2 बन जाता है। और यहाँ पर एसिड वगैरह जो है ये डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक, ये डायामैग्नेटिक है, लेकिन H2 जो है ना ये पैरामैग्नेटिक होता है। और कैसे पैरामैग्नेटिक होता है H2, तो इसका H2 का स्ट्रक्चर जो है वो ऑक्सीजन के ही तरह है। H2 का स्ट्रक्चर जो जैसे O2 का होता था ना, O2 का पैरामैग्नेटिज्म का क्या वजह था, सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py2 पाई 2px*1 पाई 2py*1। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है O2 में क्या है, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और यही दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से O2 जो है ये पैरामैग्नेटिक है। उसी तरह H2 भी पैरामैग्नेटिक होता है और ये वेपर फेज में ही पाया जाता है, हमेशा
ये वेपर फेज में हम लोगों ने भी देखा है 600 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये देखने को मिलता है। तो H2 जो होता है वो पारामैग्नेटिक होगा। क्लियर है ना? वेपर स्टेट में सल्फर पूछा जाएगा कि किस रूप में रहता है सल्फर, तो आप लोग जवाब दोगे एसिड नहीं, H2 के रूप में। ठीक है, और H2 पारामैग्नेटिक है, डायमंड पारामैग्नेटिक, और उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन O2 के ही तरह होता है। वहां पर भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मौजूद होता है, जिस वजह से H2 जो है वो पारामैग्नेटिक होता है। ठीक है ना? अब जानो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या जानेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों को करना है क्या चीज, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 के, ग्रुप 16 के एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टी। बच्चा मेहनत करो, प्यार से बोल रहे हैं, नहीं तो वो क्या बोलते हैं स्लैप भी लगा सकते हैं। ठीक है ना? तो इसी वजह से मेहनत करो। बहुत उम्मीद है तू लोग से कि तू लोग अच्छा गुपचुप विक्रेता, सब्जी विक्रेता ये सब बनोगे। पढ़ोगे नहीं लिखोगे तो कैसे दुकानदारी चलाओगे? तो ये सब काम करना है तुम लोगों को। ठीक है, और यहाँ तक अगर आ गए हो तो एगो लाइक बटन दबा देने में ईगो हर्ट हो जाता है क्या तुम लोग का? थोड़ा सा ईगो को सेटिस्फाई करो, और ये जो कैसे लाइक का बटन ऐसे करके कुछ कुछ होता है तो उसे तुम लोग ऐसे क्लिक कर दो। 2 मिनट लगेगा, है कि नहीं? तो इतना सा काम करो। और ये सारा वीडियो जो इस तरह का वीडियो जाएगा ना, ये सब लास्ट का सुबह के समय में या फिर शाम के समय में ही जाएगा, सुबह या शाम के समय में जाएगा, और तुरंत से 1 आध घंटा के बाद ये वीडियो हट जाएगा यूट्यूब से। इसी वजह से आप लोगों को देखना हो तो उसी वक्त देखो, अदरवाइज बाद में नहीं देख पाओगे। अगर बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करोगे, समोसा वोसा खिलाओगे तो दोबारा से हम दिखा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग दोबारा से इसे देख पाओगे। ठीक है ना? तो इतना सा काम करो। और इसका लेक्चर, जो लेक्चर का PDF फॉर्म में नोट्स वो हम ग्रुप में अभी के अभी भेज दे रहे हैं। अभी इस पर कोई काम वाम तो है नहीं, कल परसों के बाद स्टिकर बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? रहने देते हैं। वो क्या बोलते हैं, गुड बाय ना, गुड बाय तो लास्ट में बोलते हैं बाय बाय।